अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः अश्विन कृष्ण द्वादशी त्रयोदशी च दिनांक 22 ना 21 22 है 22 है ना 22 अक्टूबर 2022 चरक सूत्रस्थान अध्याय 4 शंखं चक्रं जलकान्दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कपितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामाश्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। वृक्षादनिष्वदंश्च वसुकवशिर पाषाणभेद दर्भकुशकाशगुन्द्र इत्कटकमूलानि दश इमानि मूत्रविरेचनीयानि भवन्ति इति पंचकः कषायवर्गः। तो वृक्षादनि से लेकर इत्कटक मूल ये सब 10 मूत्र विरेचनीय इस प्रकार के हैं। और मैंने एक बहस की थी पिछले लेक्चर में कि सीसीएफ जैसे कंडीशंस में बस्ती एक कोष्ठ जैसा काम करता है और वहां से दोष हृदय या अन्य मर्म स्थान में जा सकते हैं, फुफ्फुस में जा सकते हैं और फिर एलोपैथी में डायूरेटिक्स का प्रयोग करते हैं, इंजेक्शन देते हैं या गोलियां देते हैं और जैसे पेशाब क्लियर आती है वैसे ये सभी सिम्टम्स कम हो जाते हैं, ये देखा गया है। हमारे हिसाब में पहले तो लंघन पाचन की आवश्यकता होती है और लंघन पाचन होने के बाद सूजन काफी कम हो जाती है और फिर मूत्र अपने आप प्रवृत्त हो सकता है। फिर उसको बढ़ावा देने के लिए शायद चंद्रप्रभा वगैरह ऐसे कुछ दवाइयों का प्रयोग करें। लेकिन ये जो दर्भकुशकाश वगैरह जो है दर्भ पंचमूल तृण पंचमूल अगर हम प्रयोग करेंगे तो भी एक अच्छी बात इस प्रकार की रहेगी। सुकुमारक घृत कषाय अवलेह ये इसमें तृण पंचमूल है तो उसका भी भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। तो मूत्र विरेचन देने की जरूरत कहाँ पड़ती है ये एक बार देखना इस प्रकार से आवश्यक रहेगा और ये इस तरीके से होगा तो शायद इस तरीके से सभी रोगों के बारे में सोचना है कि किसी भी रोग में कौन कौन से कषायों की आवश्यकता है ये अगर हम तय कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा।
द्राक्षा अभया अमलक पिप्पली दुरालभा शृंगी कंटकारिका वृश्चिर पुनर्नवा तामलक्य इति दश इमानि कासहराणि भवन्ति। तो ये स्पेसिफिक कासहर इस प्रकार के बताए गए हैं। और कास ये व्याधि काफी लोगों में खतरनाक जैसी होती है और वैसे दिखते हैं आसान व्याधि है, लेकिन आसान नहीं है। विशेषतः सूखी खांसी और उसमें थोड़ा कफ ऐसी अगर स्थिति है तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। और कैसे करेंगे ये, और इसके आगे उससे श्वास या क्षय होने की संभावना ये भी रहती है। और इस प्रकार का श्वास हो गया या क्षय हो गया तो ये और दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ऐसे हालात में ये जो कासहर द्रव्य है, इसमें काली मनुका द्राक्षा जो है उसका फांट मैं काफी लोगों में प्रयोग करता रहता हूँ। अभया आमलक इनका एक कासहर योग इस प्रकार का है, वाग्भट्टर कास चिकित्सा में आया हुआ, वो हम काफी प्रयोग करते हैं। वो उसमें तेल मध खड़ी शक्कर इस प्रकार का अनुपान है। श्रृंगी एक अच्छी दवा है, कंटकारिका एक अच्छी दवा है। कफवात प्राधान्य अगर है तो कंटकारिका अच्छी दवा है। दुरालभा वैसे भी त्रिदोष शामक इस प्रकार की है। पुनर्नवा का उतनी मात्रा में प्रयोग नहीं किया गया इस प्रकार से, लेकिन शायद उसके बारे में सोच सकते हैं। तामलकी भूम्यामलकी इसका भी प्रयोग नहीं किया है। तो शायद इन द्रव्यों का प्रयोग करें या फिर इस सभी का एक गण बनाए। सभी गणों के औषधों को उसकी भावना देकर कासहर गण बनावे। और ऐसे जो कास वाले मरीज है उनमें उसका प्रयोग करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और जैसे मैंने बात की थी कि एक एक द्रव्य को लेकर वो कितने गणों में है ये भी काम होना जरूरी है। मैं तो आतिश कांबळे से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं है संपर्क अभी तक। देखते हैं। षट्टी पुष्कर मूल अम्लवेतस एला हेंगु अगुरु सुरसा तामलकी जीवंती चंडा इति दशमानि श्वासहराणि भवन्ति। तो इसमें तामलक तामलकी ये कॉमन है। बाकी अलग ही है। तो सुरसा एक आई है, जीवंती और चंडा, चंडा चोरहुली। हाँ, तो इसका शायद ज्यादा प्रयोग श्वासहर के हिसाब से नहीं किया जा रहा। और कास और श्वास दोनों को देखते हुए भूम्यामलकी का प्रयोग करें, ये थोड़ा अलग इस प्रकार का है। शटी पुष्कर मूल अम्लवेतस एला हिंगु अगरु सुरसा में कफ प्रधान द्रव्यों का ज्यादा है, वात के लिए कम है इस प्रकार से। जो संयोग होते हैं उसमें हर एक द्रव्य का क्या रोल है और उनके कॉम्बिनेशंस का क्या रोल है ये देखना एक महत्वपूर्ण रहेगा। जो इस प्रकार से साक्षात रोग विरोधी द्रव्य होंगे तो उनको ओके, एक है एक्सलेंट ब्रोंकियल स्मूथ मसल रिलॅक्संट प्रियव्रत शर्मा यांची द्रव्यगुण विज्ञान 2 मध्ये प्रत्येक वनस्पतीच्या वर्णनामध्ये महाकषायातील कोणकोणत्या वर्गात मध्ये ती वनस्पती आले हे वर्णन आहे। तो ऐसा करो कि फोटो निकाल के मुझे भेज दो।
हर वनस्पति के जो है कौन कौन से गणों में आया है, वो फोटो निकाल कर भेज दो मुझे, तो उसके बारे में यहाँ चर्चा कर सकेंगे। ये अध्याय खत्म होते होते उसके बारे में सोचेंगे। तो तामलकी का इस प्रकार से प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये शायद प्रयोग करेंगे। कामला में उसका ज्यादा प्रयोग किया गया है, या फिर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो तामलकी का प्रयोग ज्यादा होता है। लेकिन कास श्वास दोनों में तामलकी है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा। पाटला अग्निमंथ शोनाक बिल्व काश्मर्य कंटकारिका बृहति शाल कृष्णिपर्णी गोक्षर इति दशमानि श्वेतो हराणि भवन्ति। तो ये अजीब है, बृहत पंचमूल लघु पंचमूल दोनों मिलकर दशमूल, ये श्वेतोहर इस प्रकार का बताया गया है। अब ये वातहर भी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो खास करके वातज शोथ में ज्यादा काम में इस प्रकार का आएगा। सवाल यह होता है कि दशमूल नाम से बाजार में जो मिलता है वो प्रायः कंटकरी और गोखरू मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। एक तो बिल्वोग निमंत शोना पाटला टुंटुकेर महत, ये जो है उनके मूल पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। केरल में अगर प्रचलन है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर छाल भी मिलती है या कुछ भी उसका उपयुक्तांग मिलता है तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। एक थोड़ा प्रयोग ऐसा हुआ था कि जिनके जिनके मूल बताए हैं उनके केवल पत्ते अगर काम में लाते हैं तो भी रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा कहना है। वैसे अभाव वर्ग या पर्याय वर्ग ये भी काफी प्रचलन में है, और गुग्गुल के बजाय शल्लकी यह भी काफी प्रचलन में है। तो मालूम नहीं, मुझे एफडीए को सुझाव दिया गया था कि जो इस प्रकार से प्रचलन में है उनको मान्यता दे दे। बेहड़ा प्रसार मध्य नाही, विवितक नहीं, सर्वेश श्वासकाशेषु केवलम व विवितकम। ये जो श्वास में लिखा गया है और उसका परिणाम भी दिखता है, तो ये कहीं पे नहीं है, ये भी अजीब बात है। तो होता है ऐसे कि किस तरीके से कहाँ वर्णन आता है, ये एक अलग अलग बात हो जाती है और सभी जगह सभी नहीं होती है। फ्रॉम तालमली भूम्यालक्ति philanthropy is not native, so which plant to be considered under that? नेटिव नहीं है। भूम्या वाले के एक बहुत छोटा क्षुप होता है जिसके जो पत्ते वाले ट्विग होते हैं उसके नीचे आंवले जैसे दिखते हैं, और ये काफी जगह मिल जाती है, आसानी से मिलती है। दूधपापेश्वर की जो दवा है इसके बारे में पेटेंट मेडिसिन है, तो केवल भूम्या मलिकी की है, और उनकी भूम्या मलिकी की अलग खेती है दूधपापेश्वर की। केवल इस गट के लिए नाम यदि आप अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन पेटेंटेड मेडिसिन इस प्रकार की है। तो भारत में तो होती है, मालूम नहीं है भारत की है या बाहर से आई है इस प्रकार से। निरोसिल, हिपजून निरोसिल ही है मेरे ख्याल में। हिपजॉन, ये कहाँ का है मालूम नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में काफी बहस हुई थी। ये टीकेडीएल जो प्रोजेक्ट है, ट्रेडिशनल नॉलेज लिटरेचर लाइब्रेरी, ये माशेलकर जी ने शुरू किया। और उसका कारण हुआ कि हल्दी के लिए वृक्षारोपण का पेटेंट दिया गया, और उन्होंने देखा था कि उनकी माँ को उसके बारे में ज्ञान था।
तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है करके उन्होंने मुकदमा लड़ा और वो जीत गए। इसको हल्दी घाटी की लड़ाई कहते हैं। तो पेटेंट ऑफिसर्स का कहना था कि ये सब तुम्हारा ज्ञान जो है संस्कृत में है, हमें कोई एक्सेस नहीं है उसकी तरफ। तो अगर हमारे पास कुछ एक्सेस होगा तो ही हम परख पाएंगे कि ये ट्रेडिशनल नॉलेज है या नहीं है। इस प्रकार से वास्तविक आयुर्वेद क्या है, ट्रेडिशन है या साइंस है, इसके बारे में भी काफी बहस हुई है। पहले आइस्टैम की जब स्थापना हुई थी तो सभी वैद्यों का कहना था कि ये तो शास्त्र है, उसको हम केवल ट्रेडिशन नहीं कहेंगे। शास्त्र से ट्रेडिशन शुरू हुई है, रूढ़ी पर शुरू हुई है, लेकिन ये केवल ट्रेडिशन इस प्रकार की नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल मेडिसिन ऐसा ही उसको कहा गया। और पूरा विश्व इसी प्रकार से मानता है, वो साइंटिफिक मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक अलग बात रहेगी कि साइंस की हैसियत से उसको कैसे सिद्ध करे उनकी परिप्रेक्ष्य में, ये एक अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी। हमारे ही ग्रंथों में है कि दाहादेश चंदनम रूढ़म आगम पूर्वकम, दाह वगैरह में चंदन की रूढ़ी हो गई, वो आगम से हुई है, तो मूल शास्त्र ही है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी उस बहस को छोड़ के जब हेपेटाइटिस बी इन विट्रो स्टडी के लिए फिलेंथस नेरेरू को नोबेल प्राइज मिल गया कि ये वायरस को खत्म करती है इस प्रकार से। और फिर इस प्रकार के जॉन्डिस में कामला में फिलेंथस नेरेरी या इसका प्रयोग प्रचलन शुरू हो गया इस प्रकार से। तो इसलिए दत्त पापेश्वर ने ये अलग दवा निकाली इस प्रकार से। अभी आश्चर्य की बात है कि ये जो शालीपर्णी घन अभी मिल रहा है गांजुवीर नाम से, उसको एंटीवायरल एक्टिविटी उसकी सिद्ध हो गई कोविड-19 में, और फिर उसको हेपेटाइटिस बी, सी या HIV सभी प्रकार के वायरसेस में वो असर दिखाती है। ये मैंने भी देख लिया है, मैंने भी ट्राई किया है मेरे क्लिनिक प्रैक्टिस में। तो इस प्रकार की एंटीवायरल एक्टिविटी भी होती है और फिर उसके जरिए फायदे होते हैं। ये एक अलग तत्व ज्ञान सामने आ रहा है इंटीग्रेटेड अप्रोच में। भले हम उसका उसी ढंग से इस्तेमाल करें या किसी दूसरे तरीके से उस पर आए उतर आए, ये एक अलग बात इस प्रकार की। इसमें शालीपर्णी तो है इस प्रकार से। और श्वेतवर ये बताया गया है। तो शोध की संप्राप्ति और शोध के प्रकार और शोध के लक्षण के स्वरूप में काफी मरीजों में आता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के शोध में कैसे प्रयोग करेंगे, ये बात होती है। चूंकि ये दशमूल है, वातग्न है, तो वातज शोध में तो इसका प्रयोग होना है इस प्रकार से। बहुत सारे लोग मानते हैं कि मूत्रल द्रव्य होने से शोध का नाश होता है। ये कुछ हद तक सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। तो जहाँ लंघन पाचन की आवश्यकता है वहां लंघन पाचन से भी शोध कम हो जाता है और ये मलमूत्र अपने आप निकलने लगते हैं इस प्रकार से। लेकिन शोध की संप्राप्ति में जिस प्रकार से पितृत्व कफान वायुर्दुष्टो दुष्टान बहिस्सिराः नीत्वा रुद्धगतिस्तैरे कुर्यात्वं मांस सहस्रम उच्छेदम समतम शोभम तमाहोर निषेधतः, ये जो शोध की संप्राप्ति बताई गई तो वायु प्रधान है उसमें। और फिर वो पितृत्व कफ को सिरा से बाहर लेके जाता है ऐसा कहना है। तो इसमें दो तीन प्रकार के कारण हो सकते हैं। एक, वायु का फोर्स बहुत ज्यादा है तो वो सिरा से उसको बाहर लेके जाए। सिरा में ल्यूमेन कम हो गया है, उस पे सिराओं में सिराओं की भित्ति में दोषों का प्रलेप इस प्रकार का कुछ हो गया है, संकुच हो गया है वात के जरिए इस प्रकार से, तो भी ये बात हो सकती है।
और फणसलकर कहा करते थे कि ए मैन इज एज ओल्ड एज द सिराज। ये कहाँ से लिया उन्होंने मालूम नहीं मुझे। कि सिराए अगर जराग्रस्त हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, तो उनका काम ठीक तरीके से होता नहीं है और बढ़ते उम्र में ब्लड प्रेशर की शिकायत होना वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें हो सकती है। नाही 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 हाँ नुसतं एवढंच नाहीये. कोल्हटकर सरांनी मला सांगितलं होतं म्हणजे खूप आधी, म्हणजे माझ्या हाताच्या शिरा वगैरे तू माझ्यापेक्षा लवकर म्हातारी होशील असं. तर ते शिरा म्हणजे फक्त दिसणाऱ्या शिरा वयाप्रमाणे का काय अपेक्षित आहे? नहीं नहीं, सिराओं का दर्शन होना खास करके हाथ पैर के ऊपर ये शायद मांसशोष का लक्षण है, क्योंकि प्रथमा मांसधारा कला इस प्रकार की बताई गई है और फिर उसके अंदर ये सिरा वगैरह सभी होते हैं और मांस क्षय हो जाता है तो स्पष्ट रूप से दिखने तक लगते हैं। और कृष्ण व्यक्ति में खासकर सिराजाल संततः इस प्रकार का बताया जाता है। तो मांस शोष अगर कम हो जाए तो ये दिखना कम हो जाएगा, लेकिन सिराम की जो ताकत है कि मॉडर्न के अनुसार भी हृदय से पंपिंग होता है, आर्टरीज से रक्त टिश्यू तक पहुंचता है। अब वहां से वो जो वापस हृदय में आता है, तो ये आर्टरी का फोर्स जो है वो अभी वहां पे वैसे तो खत्म हो जाता है। ऐसे देखा जाए तो निगेटिव प्रेशर बनता रहता है और वो वापस ना आए इसलिए वॉल्स होते हैं सिरा में। ऐसा कहना है। और फिर वो उसको हृदय की तरफ ढकेला जाता है। तो इन सिराओं की ताकत अगर कम हो गई तो वो उसमें संचय होने लगता है, फिर परकोलेट होकर सूजन आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार की बात हो सकती है अगर सिरा थक गई हो, सिरा वृद्ध हो गई हो इस प्रकार की। और फिर उसके लिए रसायन चिकित्सा ही चाहिए। अगर हम सिराओं को शक्ति देना चाहते हैं तो इसमें ये देना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा कि उसको रसायन चिकित्सा करनी पड़ेगी इस प्रकार से। अब इसमें से कुछ द्रव्य रसायन है, शालीपर्णी रसायन है, गोक्षुरक रसायन है इस प्रकार से। लेकिन किस तरीके से कौन सी वनस्पति इसमें काम करती होगी ये थोड़ा सा देखना इस प्रकार का पड़ेगा। और श्रोत चिकित्सा में अंत में एक योग आया है, हंति प्रवृद्धम चिरजन शोकम तथा भूनिम्ब महौषधे च। और उसमें काढ़े चेरे भूनिम्ब और विश्व भेषज, ये दोनों ही द्रव्य बताए। ये चिरज प्रवृद्ध शोथ को नाश करने वाले इस प्रकार से। ये थोड़ा अजीब है, ये तो इसमें से कोई भी मूत्रल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि शोध की संप्राप्ति हम अच्छी तरीके से समझे। और नानल सर ने एक अजीब अनुभव बताया था। शोध की संप्राप्ति में बताया गया है कि ऊपर के भाग में दोष है तो ऊर्ध्व शोध करते हैं, अधो भाग में शोध है दोष है तो अधो शोध अधः शोध करते हैं इस प्रकार से, मध्य है तो मध्य शरीर में शोध करते हैं। ताराचंद में वो राउंड ले रहे थे। एक शोध का पेशेंट था और उसने बता दिया कि मुझे रुल्लास हो गया है। तो नानसन ने कहा तुरंत वमन दे दो। तो वमन दिया। उसके पूरे चेहरे पर सूजन थी। जैसे वमन आरंभ हुआ सूजन उतरती गई और वजन वमन पूरा होने के बाद ऊपर वाली सभी सूजन चली गई थी। तो ग्रंथों में जो लिखा है कि ऊर्ध्व इस प्रकार के दोष है तो वो ऊर्ध्व भाग में वमन शोध करते हैं और वमन से वो कफ निकल गया। तो सूजन उतर गई इस प्रकार से। और दूसरे एक तरीके से
मॉडर्न मेडिसिन में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन वगैरह की बात की जाती है। ये इन्फ्लेमेशन क्या है? मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, उसमें से कुछ भी पढ़ा नहीं है, लेकिन जो सुनने में इस प्रकार का आया है, या त्रिशोथीय अध्याय जो चरक में बताया गया है, इसमें कई रोग की शुरुआत शोथ से होती है, इस प्रकार का बताया गया है। और दूसरी एक अजीब बात है, वासकासव की फलश्रुति में वासकासव इत्येषा सर्व श्वेतु नाशना, ये फलश्रुति है, बाकी कुछ फलश्रुति है ही नहीं। वासकासव तो हम ज्यादातर कास में ही प्रयोग करते हैं, कफ पित्त जो कास अगर है तो प्रयोग करते हैं। भूनिम्ब एंड विश्व महौषध। तो वासकासव इस प्रकार से सभी शोध में प्रयोग लाना है, इस प्रयोग में लाना है। तो मैं सोच रहा हूँ सीकेडी के जो पेशेंट्स है, जो पूरे बदन में सूजन लेकर आते हैं इस प्रकार से, तो वहां पहले तो चिकित्सा करनी है, वो लंघन पाचन ही करनी है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन शायद वासकासव का इस प्रकार का प्रयोग करेंगे। और पित्त रक्त कफ, ये जो तीन बताए भाव, पित्त रक्त कफान वायुर दुष्टो दुष्टान वही स्थिराः, इन तीनों को टैकल करने का सामर्थ्य वासा में है। फिर आसव क्यों? वासा घृत, वासा अवलेह, वासा चूर्ण वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है, वासकासव में ये बात बताई गई है। तो शायद सिराओं में जाकर काम करना ये आसव अच्छे तरीके से करता होगा। तो उस दृष्टि से एक बार देखना चाहिए। तो सूजन है, तो सूजन के कई कारण हो सकते हैं, किडनी के कारण भी सूजन होती है, लिवर के कारण भी सूजन होती है, और किसी के रोग के उपद्रव के रूप में उदर में शुरुआत में सूजन इस प्रकार की होती है। और खास करके जातोदकावस्था है उदर में और पांव पे सूजन नहीं है, तो ये समझ लेना चाहिए कैंसर होगा। कैंसर में एसाइटिस डेवलप होता है, लेकिन उसमें पाँव में सूजन पहले नहीं आती। जो क्लासिकल उदर व्याधि है उसमें पहले पाँव की सूजन, अग्निमांद्य, फिर शोथ, और फिर सांस फूलना वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें होती है, और पानी भर जाता है पेट में। लेकिन जो कैंसर के मरीज होते हैं उनमें डायरेक्टली एसाइटिस हो जाता है, चाहे लीवर का हो, पैंक्रियाटिक का हो, गॉल ब्लैडर का हो, कोलन का हो, कोई भी कैंसर हो इस प्रकार का, और पाँव में सूजन नहीं रहती, डायरेक्टली असाइटिस हो जाता है। तो ये क्लिनिकली महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर पाँव पे सूजन नहीं है तो गंभीर होना है। पाँव पे सूजन है और जातोदक अवस्था है तो क्लासिकल उदर है, तो उसको उस तरीके से देखना है। दोनों में दूध काम करता है, ये अलग बात है, कैंसर में भी काम करता है और उदर में भी काम करता है। तो दूध वैसे देंगे तो अच्छी बात इस प्रकार की होती है। और वैसे दूध का काफी परिणाम मैंने सूजन में देखा है। किडनी फेलियर के पेशेंट्स आते हैं, क्रिएटिनिन 13-14 है, यूरिया 200-250-300 इस प्रकार का है, और सांस फूल रहे, बैठे बैठे भी सांस लग रही है। ऐसी अवस्था में केवल दूध पर शिफ्ट करने से 2-3 दिन में पूरी सूजन चली जाती है, सांस फूलना बंद हो जाता है, क्रिएटिनिन यूरिया में अंतर नहीं आता, वो वैसे ही रहते हैं। क्लिनिकली पेशेंट इंप्रूव होता है। तो कहने का तात्पर्य आता है कि सूजन के बारे में हमें थोड़ा गौर से देखना है, और शायद ये वात और पित्त रक्त कफ इन सभी को ध्यान में रखते हुए, एक दशमूलारिष्ट एक अच्छा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और संभवतः केरल वालों के जो दशमूलारिष्ट है उसमें दशमूल होंगे, यानी कि मूल होंगे इस प्रकार से। अभी महाराष्ट्र में जो प्रचलन है उसमें क्या मिलता है मालूम नहीं। हम जब दशमूल भरड़ मंगवाते हैं तो जो आता है कूड़ा कचरा, उसमें काफी मुश्किल है उसके बारे में बताना, ये क्या होता है इस प्रकार से। तो मेडिकेटेड दूध या नॉर्मल, नॉर्मल भी देते हैं, मेडिकेटेड भी देते हैं।
खास करके वर्धमान पिपली रसायन देते हैं, लेकिन आहार के रूप में दूध देना है, नॉर्मल दूध देना है। In Baroda Government College, they asked to put Udara Roga patient on Dugdhahar only, but the question how milk is supacha in that Agnimanya condition, please explain. ये तो ग्रंथों का ही निर्देश है, क्षण मासात क्षीरवृत्ति से। मेरा एक अजीब अनुभव रहा था। पुणे में मेरे पास एक प्रकार के क्लासिकल लिवर सिरोसिस की केस थी। वो पोस्ट में सर्विस कर रहा था और काफी पैसा एलोपैथी में खर्च कर चुका था। लीव भी पूरी खत्म हो गई थी, मेडिकल लीव भी नहीं रही थी। उस समय में ये पूरा पेट फूला हुआ, पानी भरा हुआ, शोथ है और श्वास है, इस प्रकार के लेकर मेरे पास आया। वो तो मेरा उस समय में पॉलिक्लिनिक में काम कर रहा था, तो शाम की केवल 1.5 घंटे की ओपीडी रहती थी। तो मैंने उसको दवाइयाँ दी, नित्यमेनम विरेचयेत है, तो त्रिवृतले आरोग्यवर्धिनी ऐसी कुछ दवाई दी थी और दूध पे रखा। तो जैसे केवल दूध पे रहा, वैसे ये पूरे सिम्टम्स चले गए। 2-3 दिन में पूरी सूजन चली गई, दूध अग्नि बढ़ गया, पानी भी कम हो गया पूरा। और 2-2.5 लीटर 3 लीटर दूध लेने लगा। नौबत आई वो अलग ही आई। कि वो बोला मुझे दूध परवड़ता नहीं है, इतना पैसा मैं दूध पे खर्च नहीं कर सकता। फिर बाद में पता चला कि उसके घर में 4 लड़के थे। आमदनी उस समय में कुछ 1,500 वगैरह इस प्रकार की थी, और दूध में 500, 700, 600 रुपए लग रहे थे। मेरी दवा के अलग। तो मैंने कहा कि मेरी दवा के बारे में क्या कर रहे हो? तो मैंने प्रोविडेंट फंड से उठा लिए पैसे। कोई दूसरा चारा नहीं था। तो मैंने उसको सुझाव दिया कि तुम ससुर में एडमिट हो जाओ और वहां पे केवल मिल्क डाइट इस प्रकार से सुझाव देंगे, तो वहां पे दूध मिलेगा। लेकिन ये बड़ी भूल हो गई कि कसून ससून में केवल मिल्क डाइट का मतलब 600 मिलीलीटर दूध, इतना ही था। और वो भी पानी वाला दूध था, वो भी अच्छा नहीं था। वो बिगड़ गया पूरा पेशेंट इस प्रकार से। तो मैंने उसके पहले देखा था अहमदाबाद में ही, याद नहीं था अस्पताल का नाम, मणिमेद में शायद देखा था मैंने, कि उधर मरीजों को इस प्रकार के दूध पे रखते थे और जितना दूध लेते थे उतना देते थे। 2-2.5 लीटर दूध देते थे और अच्छा दूध था, ये कोई प्रॉब्लम। तो ये अच्छे तरीके से सुधरते थे पेशेंट्स। तो मैंने सोचा यहाँ भी ऐसी स्थिति होगी, लेकिन ये भूल थी कि ससन अस्पताल में क्या है ये मालूम नहीं था इस प्रकार का। तो दशमूल हरितकी दशमूलारिष्ट वाजीकरण अधिकारात का आलय असेल? वैशेष रत्नावलीमध्ये। अच्छा सवाल है। एक बार दशमूलारिष्ट का पाठ देखेंगे फिर से। उसमें मेरे ख्याल में कस्तूरी है। अभी कस्तूरी डालते हैं नहीं डालते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वाजीकरण अध्याय में और केरल वालों का जो मिलता है वो सबसे अच्छा है। दशमूलारिष्ट अभी जो मिलने वाला है इसमें, तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि मैं एक बार पाठ देख के ही बता सकूंगा कि वाजीकरण में क्यों डाला होगा इस प्रकार से। और एक बात ऐसी है कि स्वस्तिश्चोजस करेंगे तो तदवृष्टं तद रसायनम प्राय प्रायण रोगाणम द्वितीयम प्रशमेवतम प्राय शब्दों विशेषार्थ विभयम ही उभयातर। जो रोग प्रशमन करने वाले द्रव्य है वो भी रसायन वाजीकरण हो सकते हैं, और जो रसायन वाजीकरण है वो रोग प्रशमन कर सकते हैं। तो ये भी बात हो सकती है कि ये रोग का शमन करते करते वाजीकरण भी काम करता है इस प्रकार से। ऐसे टाइम में लघु गुणात्मक आहार लेने चाहिए, और दूध गुरु गुणात्मक है। सूजन किस गुण से कम होगी दूध से? इसमें दोषाति मात्रोपचयात वगैरह जो उदर रोग की संप्राप्ति है वो ध्यान में लेना जरूरी इस प्रकार का रहेगा।
अग्निमांद्य है, ये तो सही है, लेकिन अग्निमांद्य भी है तो भी घन आहार के अपेक्षा दूध लघु ही है। और भैंस का दूध ज्यादा गुरु है, गाय का दूध उतना गुरु नहीं है, ये दूसरी बात है। और अग्नि के अनुसार दूध लेंगे तो दूध दीपन भी है। तो थोड़ा थोड़ा दूध आरंभ करेंगे और वो पच जाता है तो अग्नि बढ़ जाता है। और ये खास करके उदर की संप्राप्ति जो है वो भंग होने लगती है। और विरेचन जब देते हैं इसके साथ में, या दूध से भी विरेचन होता है, ये भी बात होती है। तो उसके जरिए विरेचन जब होता है, हाँ शंकरवाड़ा से तो दूध के जरिए हल्का हल्का विरेचन होना शुरू हो जाता है और फिर अग्नि बढ़ता है, दूध बढ़ता जाता है, तो मरीज काबू में आ जाता है। कैंसर के मरीजों में भी मैंने देखा है कि अग्निमांद्य होता है, ऐसी नहीं है कि अग्निमांद्य नहीं होता है इस प्रकार से। और धर्माधिकारी सर इसके बारे में बहुत टीका करते हैं कि दूध कैसे देते हैं, अग्निमांद्य इतना है तो दूध कैसे देते हैं इस प्रकार से। लेकिन एक बात ऐसी है कि जो मैं बताता हूँ, जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतना ही दूध लेना है, तो ये बात चलती है। और एक दो दिन में अगर भूख नहीं लगी या केवल 100-200 ml इतना ही दूध गया भूख लगकर, तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उससे अग्निदीपन शुरू होता है। और जब अग्निदीपन होने लगता है तो दूध की मात्रा बढ़ती लगती है और 8-10 दिन में लोग 1.5-2 लीटर तक पहुंच जाते हैं। तो सारासार विवेक से काम लेना है। दूध गुरु है, अग्निमांद्य करेगा, ऐसी बात नहीं होनी है। और घन आहार के अपेक्षा दूध लघु ही है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो मैं मानता हूं कि इस तरीके से अगर सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। Also in Maniben Hospital too, exclusive milk intake only, no other diet in liver cirrhosis and liver failure patient. What is your experience or the success ratio and recurrence rate in liver cirrhosis and failure cases? ऐसा है, मद्यपान करने वाले जो है उन्होंने अगर मद्यपान छोड़ दिया है, लिवर सिरोसिस के मरीज है, तो पूरी तरीके से ठीक होते हैं। अगर वो फिर से मद्यपान नहीं करते तो एक बार भी मद्यपान किया तो बिगड़ जाते हैं और फिर सुधरते नहीं है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट वाले पेशेंट्स है उनमें सुधार नहीं होता, क्योंकि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बिगड़ते रहते हैं। तो थोड़े दिन के लिए अच्छा होता है, फिर से थोड़ा भी साइकोलॉजी भी बिगड़ गए तो फिर से बिगड़ जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी अभी ये वायरस के जरिए है, हेपेटाइटिस बी सी वगैरह जो वायरसेस है, उसके जरिए अगर लिवर सिरोसिस हो गया हो, उसके जरिए कैंसर हो गया हो इस प्रकार से, तो ये दिक्कत वाले लोग होते हैं। मैंने एक अजीब अनुभव बेंगलोर में लिया था। हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव इस प्रकार का पेशेंट, जलोदर था, किडनी फेलियर का, सीकेडी का पेशेंट था वास्तव में, पाँव में सूजन वगैरह थी। मैंने दूध पे रखा और दवाइयां शुरू की, उसने अच्छा रिस्पॉन्स किया, ये सब कम हो गया। उसका रूटीन डायलिसिस चल रहा था हफ्ते में 2 बार। और वो जो कोई इंस्टीट्यूट थी, वो जहाँ डायलिसिस कर रहे थे वो बड़ी इंस्टीट्यूट थी, तो उसमें हेपेटाइटिस सी के लिए अलग मशीन था। जो मरीज हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव होकर इस प्रकार के
डायलिसिस के लिए आते थे उनको वहां पे करते थे। बाद में मैंने एक बार हेपेटाइटिस सी रिपीट किया, HCV। तो डॉक्टर ने बोला मैं रिपोर्ट नहीं दूंगा। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले नेगेटिव है। अरे ऐसा होता ही नहीं है। मैंने कहा तुमने ही रिपोर्ट किया है और तुम ही बता रहे हो कि ऐसा होता नहीं है इस प्रकार से। ये तो बता तो व्याघात है। तो वो बोला ऐसा है कि अगर मैं नेगेटिव रिपोर्ट दे दूं और वो नॉर्मल मशीन पर चला जाए और वो सच में नेगेटिव नहीं हुआ है, पॉजिटिव है, तो दूसरों को खराब कर देगा। और सी वाली मशीन पे ही करता रहे तो फिर से उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मैंने कहा कि लेकिन तुमने ही रिपोर्ट किया है ना, तुम कहते हो कि नेगेटिव है। तो मतलब एलोपैथी में होता ही नहीं, मतलब आयुर्वेद की बात है, एलोपैथी की बात नहीं है यहाँ पे। तो अब ये मानने के लिए भी तैयार नहीं होते कि ऐसा हो भी सकता है इस प्रकार से। और फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। ये मेरे लिए एक अहम केस है, मुझे रिपोर्ट मिला ही नहीं, अंत तक नहीं मिला, वो बाद में पेशेंट का भी पता नहीं चला क्या हुआ इस प्रकार से। लेकिन ये बहस हुई काफी इस प्रकार से और आगे नतीजा कुछ नहीं निकला। ड्रिंकिंग मिल्क इन द मॉर्निंग और अलोंग विथ मील और बिफोर बेड टाइम और डेली बेसिस वेरी कॉमन इन गुजराती पीपल। वैसे क्या है, दूध का लवण से अम्ल से विरोध है, तो खाना खाने के साथ दूध लेना काफी मुश्किल है, विरुद्धार हो जाता है ज्यादातर। दूध चावल दूध रोटी लेते हैं लोग, लेकिन उसमें भी नमक नहीं होना है। तो दूध बेटर ऑप्शन है, अलग ही ले ले। अब सुबह ले ले, शाम को ले ले, रात में ले ले, ये अलग अलग बात होती है। और फिर जिनको कफ की तकलीफ है वो रात में कभी ना ले। पण अशा किरकोळ लॅबला आणि असं झालेलं आहे. म्हणजे मी उद्याला असताना त्या बाईकडला एक रिपोर्ट होता तो बी पॉझिटिव्ह आणि आमच्याकडला रिपोर्ट होता तो एबी निगेटिव्ह. तो एबी पॉझिटिव्ह. पण ते हे म्हणजे ब्लड ग्रुप म्हणते हा ब्लड ग्रुप हे, मी ब्लड ग्रुप तर नाही म्हणते, नाही नाही हेपॅटायटिस ते म्हणते. कळलं मला. पण त्याच्यात पण इव्हन असं केलं होतं. तर मी म्हटलं अहो ही काय बांधली मी परत एकदा टेस्ट करता का? तर तो वेळेकर खूप थांबवला. तो म्हणला मी केलेलं आहे कारण असं होणंच शक्य नाही. तुम्ही म्हणण्यावर मी फार करीन. ऍक्च्युअली तो एबी पॉझिटिव्ह होता. तर तिकडनं क्वेरी कशी येते माहिती का? ते म्हणतात की मग हे असेल थोडासा कमी असेल आणि म्हणून असा रिपोर्ट येतो, असं हे करतात लॅबमध्ये. नाही, याच्यामध्ये पण झालंय ना, आपला तो कोण छोटा मुलगा, त्याचा ब्लड ग्रुप 2 ठिकाणी वेगवेगळा आलाय. पण त्याच्यापेक्षाही तिसरा प्रकार म्हणजे मला आठवतं की माहिती नाही, सीए वालाच एक आपल्याकडे पेशंट आला होता आणि त्याला ब्लड ट्रान्सफ्युजन दिलं तर त्याचा ग्रुप टोटल चेंज झाला होता. ते नाही मला आठवत आहे. दिनानाथचा पेशंट होता, मला चांगला आठवत आहे. ओके, तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जो वायरस वाली वगैरह बात है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे, क्या करेंगे इस प्रकार से। और हेपेटाइटिस बी निगेटिव हो सकता है, सी निगेटिव हो सकता है, ये भी बातें हैं। लंदन का मेरा एक पेशेंट था, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव करके मेरे पास आया था। उसको करीबन 6 महीने 1 बरस तक दवा चली, बाद में नेगेटिव हो गया। तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित रहा। वो बोला कि मुझे पता नहीं था आयुर्वेद में इस प्रकार का पोटेंशियल है, ये नेगेटिव हो सकता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार का हो सकता है। काउ मिल्क इज लेस गुरु गुणात्मक, बफेलो मिल्क इज मोर गुरु गुणात्मक। एंड बफेलो मिल्क तो जब अग्नि बहुत तृष्णा हो, तीक्ष्ण हो, तब देना चाहिए, देता है। साधा 1 वर्षाचा मुलगा आहे, अंडर उदर आहे. अरे बापरे, एक 5 वर्षाचा मुलगा आहे, उदर आहे.
विल्सन डिसीज असे निदान करून SOS लिव्हर ट्रान्सप्लांट करायला लागेल असे वाडिया मध्ये सांगितले होते. 1.5 महिन्यापासून दुधावर ठेवला आहे. 3 लिटर पर्यंत दूध घेत आहे. उदर खूप कमी झाले आहे. सर्वांग शोथ तर 3-4 दिवसात गेला होता सध्या. तो ये हाँ, विल्सन्स डिसीज। मेरे पास भी इस प्रकार की विल्सन्स डिसीज की एक केस थी। एक सेरिलोस्पाज्मिन इन्वेस्टिगेशन देखो उसका क्या है और वो करते रहो। तो मेरे पास आई थी तो उसका 21-22 ऐसा कुछ था सेरिलोस्पाज्मिन, उधर ही था। यंग लड़की थी, करीबन 15-16 साल की आई सी, और उसने बहुत अच्छे तरीके से ये निभाया। अब उसको 4-5 बरस हो गए। वो फिलहाल एक 10 दिन पहले दिखाने के लिए आई थी। दवाइयाँ बंद है उसकी, अभी 2 बरस से दवाइयाँ नहीं है। लेकिन फिर भी वो दूध ले रही है, आनंद से ले रही है, 2.5 लीटर दूध हर रोज। बाकी खाना भी खाती है इस प्रकार से। उसके पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई थी, पीरियड्स रुक गए थे, वो भी आने लगे इस प्रकार से। और सेरुलोस्पाज्मिन अभी 3-4 ऐसा कुछ है। तो ये सेरुलोस्पाज्मिन ये इसमें विल्सन डिसीज में होता है। और एक कॉपर डिस्पोजिशन के बारे में जो कहते हैं विल्सन डिसीज के बारे में, तो शायद अमृतीकरण के हिसाब से सुरण का प्रयोग मैं करता हूँ, सुरण वटक का इसमें प्रयोग करता हूँ, एडिशनली देता हूँ इस प्रकार से। और बाकी उधर की चिकित्सा ही की थी, दशमूला रिष्ट। HCV case experience is really remarkable to hear, sir. What treatment was given and what was your thought process in that patient? Please share. मैंने तो कुछ तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने CKD उधर ऐसे करके ही ट्रीटमेंट दी थी, और शायद चंद्रप्रभा वगैरह ऐसी ही दवाई थी, कुछ ज्यादा अलग दवाई थी, इस प्रकार की भी बात नहीं है। लेकिन मैं कहा कि एक बार करके देखते हैं HCV का क्या हुआ, तो वो निगेटिव आ गया था। सर्वाधिक द्राक्षा 60 फल, कल्कद्रव्यात अष्टवर्ग पण आहे, सर्वात छोटी कस्तुरी एक क्षण मात्र योजलेली आहे, तेजस शुक्र बलप्रदः कृशानां पुष्टजनना वंद्यानां गर्भतत्परम। ये जीवनीय गण का शायद परिणाम इस प्रकार का है, और अष्टवर्ग जो है और कस्तूरी भी है। तो इस दृष्टि से ये अगर मिलता है, चाहे कस्तूरी न मिलती हो, लेकिन आसवारिष्ट के हिसाब से और अष्टवर्ग के हिसाब से ये शायद वृक्ष वगैरह इस प्रकार का काम करता होगा, ये बात सही है। तो मैंने इसके बारे में लेक्चर दिया था पुराने काल में कि एलोपैथी के द्वारा इन्वेस्टिगेशनल डायग्नोसिस ये भी प्रचलन में आ गया है, कि जहां साइन सिम्टम्स का कोई पता नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, HCV पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, इसको लेकर शुगर लेवल हाई है, डायबिटीज पॉजिटिव है, या फिर हाइपरटेंशन है, लेकिन सिम्टम्स कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने इनके आधार पर, फार्मेसी के आधार पर इसी को ढांचा बना दिया एलोपैथी में, कि ये डिसीज है, मान लिया इस प्रकार से। कोविड-19 में भी सिम्टम्स कोई भी नहीं है तो भी कोविड-19 पॉजिटिव है इस प्रकार से। अगर आपको उसको पॉजिटिव मानना ही है तो कैटेगराइज तो कम से कम करो, सिम्टम फ्री कितने हैं, बहुत कम सिम्टम वाले कितने हैं, सीवियर सिम्टम वाले कितने हैं, तो लोग घबरा नहीं जाएंगे। लेकिन ये तो पूरा डरावना ही था। कोविड-19 में जो माहौल दिखाया गया वो इसी प्रकार का डरावना इस प्रकार का ही था, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन ले ले। I am treating one family which is HBV is running in the family. Two brothers current generation is not suffering due to vaccination given.
भस्म देऊ शकतो का विल्सन स्पीसीज में? ऐसी कोई बात नहीं है, भस्म देना है नहीं देना है इस प्रकार से। अगर भस्म या दवाइयाँ अच्छी बनी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कंपनियां शॉर्टकट लेती है, अच्छी तरीके से दवा बनती नहीं है, और ये फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशनल डायग्नोसिस जहाँ पे है वहां कैसे सोचेंगे अगर सिम्टम्स कुछ भी नहीं है तो। तो मैं 3 तरीके से विचार करता हूँ। एक व्यभिचारी हेतु के बारे में सोचना है, कि ये दही खा रहे हैं या फिर अजीर्णाशन हो रहा है, बाकी जो दिनचर्या अच्छी नहीं है, देर देर से उठते हैं, देर से सोते हैं वगैरह वगैरह, और आपाततः उससे कुछ हुआ है ये नहीं देख रहे हैं, तो फिर भी ये हेतु है, रोग के हेतु है, दोष के हेतु है, इसमें संदेह की बात नहीं है, स्वास्थ्य के हेतु नहीं है। तो उसमें परिवर्तन लाना, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, अजीर्ण अशन नहीं होना वगैरह वगैरह, इस प्रकार से दही वगैरह नहीं खाना, ये बातें करते हैं तो हेतु विपरीत इस प्रकार की चिकित्सा हो जाती है। हेतुओं को टालना ये पहला मुद्दा होगा। जहां हेतु विपरीत कर सकते हैं वहां हेतु विपरीत चिकित्सा भी दे सकते हैं। नामुद्ग सूपम नाक्षोदनम तन्नाघृत सितोपलम नचाना मलकम नापी, ये जो हेतु के दही के विपरीत जो है उनको हाथ में ले सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात रही कि दूसरा क्या तरीका हो सकता है, तो दातार गुरु जी के अनुसार उदर परीक्षण करें और उनके हिसाब में जो भी दवाइयां देनी है, फ देना है, श्व देना है, वरांग का देना है, जो भी है उसके हिसाब से देते रहे और परिणाम देखते रहे, ये दूसरी एक बात हो सकती है। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा तो कम से कम पंचकर्म करो और रसायन चिकित्सा चालू रखो। तो इम्यूनिटी अगर बढ़ जाती है तो इस पे कोई काबू आ जाता है, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो हेतु प्रत्यनिक या दातार गुरु जी के औषधियों के साथ भी पंचकर्म और रसायन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे भी मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि मैं तो पिछले 11 बरस से ये चल रहा है हमारा सिलसिला ऑनलाइन का इस प्रकार का, और अभी ये जयंती देव पुजारी के खत के बाद काफी लोग इसमें ज्वाइन हो गए हैं। तो कौन कौन से नए लोग ज्वाइन हो गए हैं, ये एक बार अपने आप को बता देंगे कि मैं ज्वाइन हो गया हूँ इसमें, चैट बॉक्स में डाल के। तो मेरे लिए अच्छा इस प्रकार का होगा। At the age of 54-year male, cirrhosis of liver was observed in USG done as his elder brother is suffering from HBV in April 2021. So is there any possibility to reverse? His viral load is significantly reduced with our Ayurvedic treatment under fibroscan based along antiviral medicines. So can't claim or understood it was due to our treatment only. ये 2 तरीके हैं, वायरल लोड क्या है ये देखना इस प्रकार से। फाइब्रोस्कैन का भी सभी जगह नहीं होता है, लेकिन इस मरीजों में फाइब्रोस्कैन करते हैं। और फिर ये फैटी लीवर जो बताए जाते हैं उसका आगे ये फाइब्रोटिक चेंजेस होते हैं क्या उसके आगे, ये एक देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो रिवर्ट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है रिवर्ट नहीं होगा। लेकिन केवल मॉडर्न की तरह से जरिए मत सोचो, आयुर्वेद की पूरी हिस्ट्री ले लो और उसके आधार पर ही चिकित्सा करो, ये सबसे बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। और वायरल लोड देखना है या फिर सरफेस एंटीजन को देखना है, ये भी बात HbS सरफेस एंटीजन इस प्रकार से अगर परीक्षण करते हैं तो भी एक परीक्षण होता है। और जरूरत पड़े तो LFT करते रहे बीच बीच में, 3-3 महीने बाद, 6 महीने में, इस प्रकार से। तो केवल इसको वायरस इस प्रकार के
भिन्न भिन्न है। ओके, प्राची खराटे, सोनिया, आकांक्षा जायसवाल, मंजिरी, ओके, गायत्री जाह्नवी, ओके, साक्षी धारीवाल, तो मेरा अनुरोध है कि जुड़े रहे, छोड़े नहीं। मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तो पढ़ने ही वाला हूँ इस प्रकार से, और दूसरों को फायदा हो ना हो, मुझे फायदा होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। मेरा अध्ययन होता रहता है। तो छोड़ना नहीं है, बाकी लोगों को भी कहे इसमें ज्वाइन होने के लिए। जितना ये ग्रुप बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा लोगों तक ज्ञान पहुंचता रहेगा। और इस प्रकार का प्रयास बहुत कम है। जो मूल ग्रंथों को पढ़ाते हैं ऐसे लोग नहीं होते हैं। और उसके आधार पर बाकी चर्चाएं होती रहती है, अनुभवों का आदान प्रदान इस प्रकार का होता रहता है। तो ये अच्छी इस प्रकार की बात है। तो ठीक है, अभी तो 7:28 बन ही गए हैं, तो यहाँ पे रुकते हैं आज। धन्वंतरी दिवस या फिर आयुर्वेद दिवस है, उसकी सभी को सर्व नवीन लोकांनी जीएसवीसी मध्ये जॉईन व्हावे। हाँ, ये एक बात अच्छी रहेगी। और सुश्रुत उसका ऍडमिन है। तुझा नंबर सांगून टाकूया का? माहिती आहे लोकांना, बहुतेक लोकांना माहिती आहे. तो सुश्रुत से संपर्क करें व्हाट्सएप पे, और तुम्हारा नाम जीएसवीसी में डालने के लिए कहे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। जीएसवीसी इज गाडगिल सर वाचन कम्युनिटी। गाडगिल संहिता वाचन कम्युनिटी ऐसा है शायद, जीएसवीसी। तो ये ग्रुप बना है व्हाट्सएप में, और अगर कुछ बदलाव आते हैं तो इस ग्रुप पे शेयर करते हैं, ताकि अपडेट्स, अगर कोई लेक्चर हो नहीं रहा इस प्रकार से, तो जीएसवीसी ग्रुप पे करते हैं। How inflammation develops. People with type 2 diabetes don't produce enough insulin, or their bodies can't use the insulin adequately. Insulin is hormone that is made by cells in the pancreas. It controls the amount of sugar in the blood. Insulin may also have an impact on tissues in the body. It affects on tissue are influenced by many factors, including obesity and the accumulation of fat around the belly and on major organs in the abdomen. The fat cells can produce chemicals that lead to inflammation. Scientists are only beginning to understand the role this form of internal inflammation may play in the development of chronic diseases of like diabetes. Okay. मैं समझता हूँ कि अगर आयुर्वेद को हम भली भांति समझते रहेंगे तो काफी बातें सामने आती रहेगी, काफी ज्ञान होता रहेगा। इनक्रेडिबल इनिशिएटिव ऑफ वाचन डन बाय यू, जस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर नॉट एनकरेज्ड और मिसिंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो ठीक है, ये करते रहना चाहिए। और आगे इसके लिए हम ज्यादा प्रयास इस प्रकार से कर देंगे। तो आज रुकते हैं। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मिलेंगे 31 अक्टूबर को, सोमवार को। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः
शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम् ओम शांति शांति शांति। एक पेशेंट है, उन्हें शुगर है, बोथ है, उनके पैर में वेन्स में फ्लक्चुएट होता रहता है। उसके बाद रात भर सो नहीं पाते। पूरी हिस्ट्री के साथ बता देना तो शायद बात बन सकती है। पूरी हिस्ट्री के साथ लिखो, नहीं तो गाडगिल पेशेंट्स 01@gmail.com इसमें मैसेज करो। तो शायद कुछ सुझाव दे सकते हैं या फिर आगे लाइफस्टाइल का प्रोफार्मा भेजेंगे। तो विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः अग्रिमे सोमवासरे पुनः मिलिष्यामः।